नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं, एक ऐसी दुनिया की कहानी जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूं जंगलों की। ये सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है, नहीं, ये तो एक पूरी दुनिया है जिसे एक साम्राज्य ने हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा एक पल के लिए अपने आसपास नजर दौड़ाइए। जो कागज हमारे हाथ में है या जिस मेज कुर्सी का हम इस्तेमाल करते हैं, कभी सोचा है ये सब आता कहां से है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर देगा। जी हाँ, और ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। कागज, फर्नीचर, कपड़ों के रंग, मसाले, अरे टॉफी के रैपर से लेकर हमारी कॉफी, चाय और चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल तक। सच तो ये है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जंगल इतने घुटे हुए हैं कि हम ध्यान ही नहीं देते। और यही कहानी हमें याद दिलाएगी कि जंगलों का हमारी जिंदगियों में क्या महत्व था और कैसे एक साम्राज्य ने इस पूरे रिश्ते को ही बदल डाला। तो आज हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि वो अनजानी दुनिया कैसी थी। फिर जानेंगे कि एक साम्राज्य को लकड़ी की इतनी प्यास क्यों लगी। इसके बाद साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के आने से क्या हुआ, कैसे एक पूरी जीवन शैली खो गई, कैसे विद्रोह की आग भड़की, और आखिर में जंगलों में इसकी क्या विरासत बची है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और चलते हैं उस समय में जब जंगल सिर्फ लकड़ी का स्रोत नहीं थे, बल्कि लाखों लोगों का घर हुआ करते थे। सोचिए जरा, 16वीं सदी में भारत की सिर्फ छठी जमीन पर ही खेती होती थी, बाकी का विशाल इलाका जंगल। और लाखों लोगों के लिए ये जंगल कोई वीरान जगह नहीं थी। अरे ये तो उनका घर था, उनकी रसोई थी, उनकी रोजी रोटी थी। समुदायों और जंगलों का रिश्ता इतना गहरा था, ईंधन, भोजन, दवाइयां, मतलब जिंदगी की हर जरूरत वहीं से पूरी होती थी। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान और जंगल एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए थे। लेकिन फिर एक साम्राज्य आया, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी जरूरतें बहुत बड़ी थीं, और उसकी सबसे बड़ी जरूरत थी लकड़ी। देखिए, इंग्लैंड में रॉयल नेवी के लिए जो बलूत यानी ओक के जंगल थे, वो तेजी से खत्म हो रहे थे। और जहाजों के बिना नौसेना कैसी, और नौसेना के बिना साम्राज्य कैसा? तो अपनी समुद्री ताकत को बचाने के लिए उन्हें लकड़ी चाहिए थी, और उनकी नजर पड़ी भारत के विशाल अनछुए जंगलों पर। और फिर आई रेलवे। इसने तो लकड़ी की मांग में जैसे एक धमाका ही कर दिया। सिर्फ 1 मील, जी हां, सिर्फ 1 मील लंबी रेलवे पटरी बिछाने के लिए करीब करीब 1760 से 2000 लकड़ी के स्लीपर चाहिए होते थे। ये स्लीपर वो तख्ते हैं जो पटरियों को अपनी जगह पर रखते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, लाखों करोड़ों स्लीपरों के लिए कितने जंगल साफ हुए होंगे। और ये जाल फैला भी बहुत तेजी से। 1860 के दशक में ये विस्तार शुरू हुआ। 1890 तक आते आते 25,500 किलोमीटर की पटरी बिछ चुकी थी, और 1946 तक ये आंकड़ा 7,65,000 किलोमीटर के पार था। जैसे जैसे ये पटरियों का जाल फैलता गया, भारत के जंगल उतनी ही तेजी से गायब होते गए। ये मांग इतनी बड़ी थी कि इसे पूरा करने के लिए एक पूरी तरह से नई, और कह सकते हैं कि एक क्रूर व्यवस्था की जरूरत थी। और यहीं से आता है वो औपनिवेशिक समाधान, एक ऐसी व्यवस्था जिसने जंगलों को देखने का, उन्हें मैनेज करने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। नाम दिया गया साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, यानी वैज्ञानिक वानिकी। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन इसका साइंस से ज्यादा लेना देना नहीं था। असल में ये एक सिस्टम था जिसमें कुदरती मिले जुले जंगलों को साफ कर दिया जाता था, और उनकी जगह एक ही तरह के पेड़ जो कमर्शियली कीमती हो, जैसे सागौन या साल, उन्हें सीधी सीधी लाइनों में लगा दिया जाता था, बिल्कुल एक खेत की तरह, ताकि उन्हें काटना और गिनना आसान हो। तो यहीं पर दो अलग अलग नजरियों का, दो दुनियाओं का सीधा टकराव था। एक तरफ थे गांव वाले जो जंगल में अलग अलग तरह के पेड़ चाहते थे, ईंधन के लिए, चारे के लिए, भोजन के लिए। उनके लिए जंगल जिंदगी का सोर्स था। और दूसरी तरफ था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिसे सिर्फ एक ही तरह के पेड़ चाहिए थे, सागौन या साल, जिनसे पैसा बने, रेवेन्यू आए। और यही टकराव इस पूरी कहानी के दिल में है। तो अंग्रेजों ने इस पर कब्जा करने के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। पहला कदम, एक एक्सपर्ट को लाया गया, डाइटरिच ब्रैंडिस, एक जर्मन एक्सपर्ट जिन्हें 1864 में भारत का पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया। फिर एक फॉरेस्ट सर्विस बनाई गई। उसके बाद आया 1865 का फॉरेस्ट एक्ट, और इस कानून के तहत जंगलों को रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड जैसी कैटेगरीज में बांट दिया गया। जो सबसे घने और कीमती जंगल थे, उन्हें रिजर्व्ड यानी आरक्षित घोषित कर दिया गया। मतलब अब वहां आम लोगों की एंट्री पूरी तरह से बैन थी। तो कानून बन गए, नियम लागू हो गए, लेकिन इसकी इंसानी कीमत क्या थी? उन लाखों लोगों का क्या हुआ
जिनकी जिंदगी ही जंगलों पर टिकी थी। रातों रात जो चीजें पीढ़ियों से चली आ रही थीं, वो अपराध बन गईं। अपने घर के लिए लकड़ी काटना जुर्म, अपने मवेशियों को चराना जुर्म, जंगल से फल और कंदमूल इकट्ठा करना, छोटे जानवरों का शिकार करना, सब कुछ गैर कानूनी हो गया। यहां तक कि झूम खेती, जो उनकी परंपरा का हिस्सा थी, वो भी बैन कर दी गई। अब सोचिए, लोगों के पास क्या चारा बचा? उन्हें चोरी छिपे जंगलों में जाना पड़ता था, और अगर पकड़े गए तो फॉरेस्ट गार्ड्स की मनमानी और रिश्वतखोरी का शिकार होना पड़ता था। 1892 में मध्य भारत के बैगा समुदाय ने एक याचिका दी, जिसमें उनका दर्द साफ झलकता है। उन्होंने लिखा, हमारी एकमात्र दौलत हमारी कुल्हाड़ी है। अब हम भोजन के अभाव में मर रहे हैं। हमने ऐसी क्या गलती की है कि सरकार हमारी परवाह नहीं करती? ये शब्द उस बेबसी को दिखाते हैं जो इन समुदायों ने महसूस की। ये सिर्फ एक कानून का बदलना नहीं था, ये उनकी पूरी दुनिया का उजड़ना था। लेकिन जब जुल्म और निराशा हद से बढ़ जाती है तो वो विद्रोह की आग बन जाती है, और जंगल ने भी जवाबी लड़ाई लड़ी। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मिलती है 1910 के बस्तर विद्रोह में। उस वक्त गांव-गांव में विद्रोह के गुप्त संदेश भेजे जा रहे थे। कैसे? आम की टहनी, मिट्टी का ढेला, मिर्च और एक तीर। ये सिर्फ चीजें नहीं थीं, ये बगावत का पैगाम थे, एकजुट होने का बुलावा थे। और जब विद्रोह भड़का तो उसका निशाना सिर्फ जंगल के नियम नहीं थे। बाजारों को लूटा गया, सरकारी अफसरों और व्यापारियों के घरों को जला दिया गया, स्कूल और पुलिस स्टेशन तक पर हमला हुआ। ये औपनिवेशिक सत्ता के हर सिंबल के खिलाफ एक खुली बगावत थी। गुंडाधुर जैसे नेताओं ने इसकी अगुवाई की, जिन्हें आज भी वहां लोकनायक माना जाता है। और ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है। ऐसा ही कुछ हजारों मील दूर इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर भी हो रहा था। वहां डच सरकार ने यही कानून लागू किए थे, पर वहां सुरंतिको सामन नाम के एक शख्स ने एक अलग तरह का, एक अहिंसक विरोध शुरू किया। उनका सवाल बहुत सीधा था और बहुत गहरा। वो कहते थे, हवा, पानी, जमीन और लकड़ी ये तो कुदरत की देन है, इसे सरकार ने तो नहीं बनाया, तो फिर इस पर सरकार का हक कैसे? उन्होंने सर्वे करने आए अधिकारियों को रोकने के लिए अपनी जमीन पर लेटकर विरोध किया। तो विद्रोह हुए, उन्हें दबाया भी गया, लेकिन इस कहानी का असर औपनिवेशिक शासन के साथ खत्म नहीं हुआ। इसकी विरासत आज भी हमारे जंगलों में जिंदा है। एक और अजीब बात देखिए, जहां आम लोगों के लिए शिकार करना जुर्म था, वही अंग्रेज अफसरों और राजाओं के लिए ये एक स्पोर्ट बन गया। बड़े बड़े इनाम रखे जाते थे बाघों और तेंदुओं को मारने के लिए। 1875 से 1925 के बीच 80,000 से ज्यादा बाघ, 1.5 लाख से ज्यादा तेंदुए और 2 लाख से ज्यादा भेड़िए मार दिए गए। और इसके पीछे तर्क क्या था? कि वो भारत को सभ्य बना रहे हैं। लेकिन असल में ये एक इकोलॉजिकल तबाही थी। फिर आए वर्ल्ड वॉर्स, और जंग की जरूरतें पूरी करने के लिए जंगलों की कटाई और भी तेज हो गई। और सबसे दुख की बात तो ये है कि आज़ादी के बाद भी ये औपनिवेशिक वन नीतियों और ये कंट्रोल का सिस्टम दशकों तक वैसा का वैसा ही बना रहा। और ये सब हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जब किसी जंगल को मैनेज किया जाता है तो सवाल ये है कि वो किसके लिए मैनेज हो रहा है।